Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड में हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट 5th। ठीक है, पार्ट 5th हम करेंगे। पार्ट 4th तक जो हम कर रहे थे, पार्ट 4th में एजम्पशंस कर रहे थे। आज पार्ट 5th में हम एजम्पशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है, हमने एक कर्व देखी थी। तो कर्व में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, हम कर्व दोबारा से बना लेते हैं एक बार। तो बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप पिछले वाला लेक्चर कंसल्ट कर सकते हो। तो मैं नहीं बनाऊंगा, आप पिछले वाला लेक्चर कंसल्ट कर लेना। यहाँ पे है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट में बी टेकन एज एफडी। तो ये हमारे पास है डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम एफडी से डिनोट करेंगे। वेयर एफडी इक्वल टू, जो एफडी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास, एफडी इक्वल टू दिस। ठीक है, जो कर्व हमने बनाई थी वहां पे लिखा था, तो ये हम लिखेंगे एफडी इक्वल टू डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये आ गया हमारे पास डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ये किसके बराबर है हमारे पास, इक्वल टू 0.67 एफसी के, क्योंकि 2 नंबर पे जो हमने कर्व बनाई थी वो थी 0.67 एफसी के। इसको हम डिवाइड करेंगे जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, दैट मीन गामा एमएस से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 0.67 एफसी के डिवाइडेड बाय 1.5, क्योंकि जो कंक्रीट के लिए हम लेते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वो लेते हैं 1.5। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.45 एफसी के। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको रिमेंबर कर लेनी है 0.45 एफसी के। ये बाकी भी रिमेंबर कर लेना, लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिमेंबर करना ही करना है। जो स्ट्रेस हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस होती है इसमें, जो कंक्रीट में, वो हमारे पास ड्राफ्ट फाइबर पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है वो होती है 0.45 एफसी के। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, इसमें हमारे पास नोट दिया हुआ, नोट को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द फेलियर क्राइटेरिया फॉर रीइंफोर्स कंक्रीट बीम एंड कॉलम्स इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो जो भी हमारे पास रीइंफोर्स कंक्रीट बीम की बात करें या फिर रीइंफोर्स कंक्रीट कॉलम की बात करें, तो उसमें जो फेलियर क्राइटेरिया हमारे पास होता है वो ऑन द बेस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के बेसिस पे हमारे पास होता है। तो अगर ये आपको देखना मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, तो ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये अभी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट की बात करें, नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर डिजाइन पर्पस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी assumed टू बी 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एमएस। ठीक है, तो जो हमारे पास हम डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो कंक्रीट की हम यूज़ करते हैं, वो किसके बराबर होती है, 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, दैट मीन गामा एमएस फॉर कंक्रीट के लिए, शैल बी अप्लाइड इन एडिशन टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट मे बी नोटेड दैट फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज 0.67 एफसीके इंस्टेड ऑफ एफसीके। तो जो हमारे पास फ्लेक्सुरल मेंबर में जो हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं कंक्रीट की, वो कितनी लेते हैं, 0.67 एफसीके। दिस इज ऑन अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट द एक्चुअल स्ट्रक्चर साइज ऑफ द कंक्रीट मेंबर में बी मोर देन द क्यूब साइज टेस्ट इन द लेबोरेटरी। ये हम क्यों लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की होती है एफसीके होती है खाली, लेकिन जो हम फ्लेक्सुरल मेंबर के डिजाइन के लिए हम कितनी लेते हैं, 0.67 एफसीके। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हम कंक्रीट क्यूब जो टेस्ट करते हैं लैब में उसका साइज कम होता है, लेकिन जो एक्चुअल हमारा जो बीम या कॉलम का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो हम लेते हैं इसकी वैल्यू वो लेते हैं 0.67 एफसीके। कितनी लेते हैं, 0.67 एफसीके। ठीक है, एफसी के आगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नोट के पॉइंट देख रहे थे, ये एक न्यू पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार्जर साइज लीड्स टू मोर वेरिएबिलिटी इन स्ट्रेंथ।
ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हम कंक्रीट क्यूब का टेस्ट करते हैं तो वो कंक्रीट क्यूब स्मॉल होता है। जैसे ही हम बीम अगर उसका बनाते हैं तो उसके स्ट्रेंथ में कुछ फर्क आ जाएगा। दैट मीन लार्जर साइज लीड्स टू मोर वेरिएबिलिटी इन स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ में वेरिएबिलिटी आ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ जो है वेरी करेगी। हेंस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेंबर विल बी लेसर देन दैट ऑफ द क्यूब। हेंस अगर हम बात करें जो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट मेंबर की, जैसे बीम या कॉलम की स्ट्रेंथ जो होगी वो कंक्रीट के क्यूब से हमारे पास कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो कंक्रीट का क्यूब है उसका साइज कम होता है, लेकिन जो मेंबर होता है एक्चुअल में उसका साइज ज्यादा होता है, इसलिए जो स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट मेंबर की वो क्या होगी? कम होगी। However, beyond 450 mm साइज क्यूब, अगर अगर हम 450 mm क्यूब या फिर उससे ज़्यादा का क्यूब अगर हम यूज़ करें तो उसमें जो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी मेंबर की, जो भी हम कंक्रीट का मेंबर बनाएंगे उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ज़्यादा जो है का क्यूब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पॉइंट है द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शैल बी पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन। ठीक है। जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमारे पास वेरिएशन होगी, जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वेरिएशन हमारे पास होगी, जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, डायग्राम देखी थी, जो मैं दोबारा एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दोबारा बना लेता हूँ। तो ये हमने बनाई थी, यहाँ पे थी 0.002 स्ट्रेन थी, और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी हमारे पास 0.0035 स्ट्रेंथ थी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके की कुछ कर्व बनाई थी, यहाँ से स्ट्रेट लाइन थी, ये दूसरी यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ये तीसरी कर्व यहाँ से स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 0.002 स्ट्रेंथ तक हमारे पास जो कर्व होगी वो पैराबोलिक होगी। दैट मीन यहाँ तक जो कर्व्स हैं ये पैराबोलिक हैं, पैराबोलिक, और यहाँ से ये कर्व्स जो है लीनियर है, दैट मीन स्ट्रेट है। ठीक है। 0 पॉइंट कहाँ तक पैराबोलिक होगी? 0.02 स्ट्रेन तक, एंड देर आफ्टर द स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद जो स्ट्रेस होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ये दैट मीन ये आ गई हमारे पास स्ट्रेस, और ये आ गई हमारे पास स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगी और स्ट्रेन ही खाली चेंज होगी। ठीक है। अप टू द मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेन, मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेन हमारे पास कंक्रीट के केस में कितनी है? 0.0035। तो ये आपको रिमेंबर कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। At limit state, this is an idealized curve for concrete in compression and is valid for all grades of concrete। ठीक है। तो ये all grade of concrete के लिए valid हैं। ये हमारे पास जो भी idealized curve हैं या फिर जो भी limit states हैं, ये हमारे पास all grade of concrete के लिए valid है। Of percentage of tensile reinforcement irrespective of the percentage of tensile reinforcement। तो ये इसमें टेंसाइल reinforcement चाहे क्या कोई भी हो, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये सेम रहेंगी। ठीक है। इसमें और एक नोट है, कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड टेक्स कंक्रीट टू ए हायर स्ट्रेस लेवल। ठीक है। तो अगर वर्किंग स्ट्रेस के मुकाबले में देखें तो जो लिमिट स्टेट मेथड हमारे पास है वो हायर स्ट्रेस लेवल तक हमें ले जाता है, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर करने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने हाईलाइट मेन की हैं, वो आपको रिमेंबर कर लेनी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम थी, यहाँ पे FCK था, यहाँ पे 0.67 FCK था, यहाँ पे वैल्यू थी 0.67 FCK डिवाइडेड बाय 1.5, इसकी वैल्यू जो आती थी हमारे पास 0.45 FCK। ठीक है। तो ये आगे हमारे पास, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर फॉर द अबोव कर्व इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जो हमने अबोव कर्व देखी उसके लिए हम स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स हम देखेंगे, उसके हम हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगी वो हम देख लेंगे। ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही हमें एग्जांपल आगे देखनी है। तो हमारे पास यहाँ पे है क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, मान लो ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये मैंने क्रॉस सेक्शन बना लिया एक बीम का।
ये मान लो हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम है। सॉरी, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ी टेढ़ी होगी। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। ये मिटा दी मैंने, तो ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऐसे मैंने लाइन बना दी, ये स्ट्रेट लाइन है। मान लो ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये मैंने बना दिया, ये है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे हमारे पास जो भी स्ट्रेसेस हैं, जो भी स्ट्रेन है, वो जीरो हो जाती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है जीरो हो जाती है न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये हमारे पास है डेप्थ। ये है डेप्थ फ्रॉम द कंप्रेशन एज टू सेंटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट, सेंटर ऑफ द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ये टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है, इसके सेंटर तक की डेप्थ डी से डिनोट करते हैं। और ये वाली जो हमारे पास है विड्थ, इसको बी से डिनोट करेंगे, इसकी विड्थ आ गई क्रॉस सेक्शन की। और ये हमारे पास जो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट डाली है, इसको हम लिखेंगे ए एस टी। एरिया एस टी आ गया एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। और ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है बीम का। और ये हमारे पास जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स यू आ गया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो था कंप्रेशन वाला पोर्शन था, ये वाला टेंशन वाला पोर्शन था, तो ये आ गया आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एक्स यू से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, इसकी हम बनाएंगे स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसकी स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं, फिर स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। ये इसकी हम बनाएंगे स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके की बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक एक पैराबोलिक टाइप की हमारे पास डायग्राम बनेगी। ठीक है, तो ये जो बनेगी हमारे पास इस तरीके की कुछ, यहाँ पे होगा हमारे पास C2 कंप्रेशन 2, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे कंप्रेशन 1, ये आ गया कंप्रेशन 2। ठीक है, ये आ गया 1, इसको हम 2 से नोट करते हैं। ये जो हमारे पास हमने देखी थी, जो मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे पास होगी डिज़ाइन स्ट्रेस 0.45 एफसी के हम डिज़ाइन स्ट्रेस लेते हैं। इनको हम नोट कर लेते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास ए है, ये वाला पोर्शन बी है, ये सी है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये नीचे नीचे जो हमारे पास ये है 0.87 एफ ऑफ वाई के बराबर, 0.87 एफ ऑफ वाई। ये हमारे पास है स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, ये आ गई हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम। ऐसे ही हम स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। स्ट्रेन डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगी, इस तरीके की कुछ बनेगी, ऐसे और ऐसे। ठीक है, स्ट्रेन जो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन होगी, यहाँ पे इसको ऐसे आगे खींचेंगे। ये जो स्ट्रेन यहाँ पे होगी, ये हमने पीछे देखा था आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे कितनी स्ट्रेन होती है, 0.0035। और ये वाली जो स्ट्रेन यहाँ पे जो स्ट्रेन होती है यहाँ पे हमारे पास होती है 0.002 स्ट्रेन होती है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई स्ट्रेन डायग्राम। तो ये आपको रिमेम्बर कर लेनी है वैल्यूज। ये वैल्यूज हमेशा ऐसे ही आएंगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये आपको रिमेम्बर कर लेनी है। ये वाली वैल्यू भी आपको रिमेम्बर कर लेनी है। ठीक है, ओके। तो इसमें हम देखें फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल्स, फ्रॉम सिमिलर डायग्राम, फ्रॉम द सिमिलर डायग्राम आर सिमिलर ट्रायंगल्स, आर सिमिलर ट्रायंगल्स से हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये देख लो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करें, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.0035। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए सी, ये आ गया हमारे पास, ये 0.0035 डिवाइडेड बाई ए सी, दैट मीन्स ये वाला। अब इसकी बात करें तो ये आएगा ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0.002 डिवाइडेड बाय ए बी, डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, इसमें से हम अगर ए बी की वैल्यू हमें निकालनी हो तो ए बी यहाँ पे ले जाएंगे,
फर्दर एम्प्लाइज दैट हमारे पास ए बी जो होगा इक्वल टू, ये नीचे चले जाएगा, दैट में ये बन जाएगा 0.002, ये यहाँ पे इस साइड चले जाएगा 0.0035 इंटू ये इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, दैट मीन ए सी। ठीक है, ये बन जाएगा 2/3.5 इंटू एक्स यू। ठीक है, देयरफॉर ए बी जो होगा हमारे पास ए बी इक्वल टू 4/7 एक्स यू के बराबर, 4/7 एक्स यू के बराबर, 4/7 एक्स यू। ए सी क्या है एक्स यू के बराबर, ए सी क्या है, ये आ गया ना ए सी, ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये किसके बराबर है एक्स यू के बराबर। ठीक है, तो मैंने वही लिखा हुआ है एक्स यू। ठीक है, ए बी इक्वल टू 4/7 एक्स यू के बराबर हो गया। 4/7 एक्स यू कैसे हो गया, हम 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4, यहाँ से भी 2 से डिवाइड किया 3.5 इंटू 2 7। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास जो बी सी जो हो गया, बी सी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। ठीक है, बी सी किसके बराबर हो गया, ए सी माइनस ए बी आ गया, बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए सी में से अगर ये ए बी निकालेंगे तो हमारे पास बी सी बचेगा, दैट मीन्स हमारे पास ए सी माइनस ए बी। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास एक्स यू है, माइनस ए बी की वैल्यू निकली हमारे पास 4.7 एक्स यू। ठीक है, देयरफॉर जो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/7 एक्स यू के बराबर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/7 एक्स यू के बराबर। ठीक है, तो इसमें से आप को ज़्यादा अगर रिमेंबर नहीं भी रहता तो आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रिमेंबर कर लेनी है। ठीक है, बी सी की वैल्यू आ गई 3/7 और ए बी की वैल्यू आ गई 4/7 एक्स यू के बराबर। ठीक है, ये क्या है एक्स यू है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम। ओके, देन दिस विल एक्ट एट ए डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस पे हमारे पास एक्ट करेगी। तो अगर हमने इसमें कंप्रेशन फोर्स निकालनी है रेक्टेंगुलर पोर्शन की, कंप्रेशन फोर्स ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन की अगर हमने निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, हमारे पास एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम का एरिया इंटू विड्थ ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रेस डायग्राम थी वो कुछ इस तरीके की बनी थी। हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इस तरीके की स्ट्रेस डायग्राम हमारे पास बनी थी। ये थी स्ट्रेस डायग्राम, यहाँ पे था 0.87 एफ ऑफ वाई और यहाँ पे हमारे पास दो पोर्शन थे, ये था हमारे पास C1 और ये था हमारे पास C2। ठीक है, ये पोर्शन 1 था, ये पोर्शन 2 था। यहाँ पे था 0.45 FCK और यहाँ पे था A, B और यहाँ पे C था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम ये वाले का पोर्शन का अगर हम देखें तो ये आ गया 0.47 इंटू ये जो डेप्थ हमारे पास, ये कितनी डेप्थ थी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डेप्थ थी, ये आ गई हमारे पास ये आ गई 0.47 FC इंटू ये वाली जो थी है ये हमने निकाली थी पीछे 3/7 XU, जो मैंने पीछे निकाला था BC कितना हमने निकाला था, BC निकाला था 3/7 XU। ये हमारे पास ये आ गया विड्थ, ये आ गया 3/7 XU। बट में ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3/7 XU के बराबर इंटू विड्थ ऑफ द सेक्शन, विड्थ जो इसकी हमारे पास कितनी थी B। ठीक है, तो ये हमने पीछे बोला था मैंने रिमेम्बर करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो C1 जो निकल जाएगा, C1 इक्वल टू C1 निकल जाएगा, C1 इक्वल टू 0.193 FCK इंटू XU इंटू B। ठीक है, तो ये जब करेंगे 3/7 इंटू 0.45 जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.193 FCK आ गया, ये FCK XU यहाँ से आ गया और B आ गया यहाँ से। सिंपली हमने 3/7 इंटू 0.47 किया, 0.193 आ गया। ठीक है, तो C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये भी आप रिमेम्बर कर लेना। दिस फोर्स विल एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ y1, तो ये जो फोर्स है वो y1 डिस्टेंस पे एक्ट करेगी, y1 डिस्टेंस दैट मीन्स 3/14 XU फ्रॉम द टॉप पे एक्ट करेगी।
तो ये भी रिमेंबर कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। y1 इक्वल टू 3/14 XU फ्रॉम द टॉप। 3/14 XU फ्रॉम द टॉप, दैट मीन्स यहाँ से अगर बात करें तो 3/14 XU डिस्टेंस पे ये वाली फोर्स, ये वाले कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास एक्ट करेगी। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन अगर हम दूसरे की देखें, एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम, सेम फार्मूला, एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम इनटू विड्थ ऑफ द सेक्शन। तो एरिया जो होगा हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम का 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये हमारे पास आ गया 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू विड्थ ऑफ द सेक्शन। 2/3 आ गया फार्मूले का, बेस कितनी आ गई 0.45 इंटू एफ सी के इंटू इसकी जो एरिया था ना, तो बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 4/7। 4/7 क्यों हमारे पास आ गया? 4/7 हमारे पास जो डिस्टेंस था, ए बी का डिस्टेंस जो था यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस था, ये था 4/7 डिस्टेंस था। ठीक है, 4/7 XU, तो यही हमने लिखा 4/7 XU इंटू विड्थ बी। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया 2/3 इंटू 0.45 इंटू 4/7 जब किया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.171। ठीक है, और एफ सी के यहाँ पे सेम आ गया, एक्स यू भी एज इट इज आ गया और बी हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये भी आपको रिमेंबर कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जो हमने फाइंड किया, C2 फाइंड किया, वो किस डिस्टेंस पे एक्ट करेगा? y2 इक्वल टू 9/14 XU फ्रॉम द टॉप पे हमारे पास ये एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इतना सारा आपको रिमेंबर कर लेना है, बाकी जो इसकी जो डेरिवेशन है वो आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो C2 फोर्स एक्ट करेगी, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगी, वो कितने डिस्टेंस पे 9/14 XU फ्रॉम द टॉप से एक्ट करेगी। ठीक है, दिस कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स विल एक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ y बार डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। ये जो कंबाइंड हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स है, ये एक्ट करेगी y बार डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, y बार डिस्टेंस टॉप से इस पे एक्ट करेगी हमारे पास। ठीक है, ओके, सी दी लोकेशन ऑफ टोटल फोर्स फ्रॉम टॉप y बार। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो हमारे पास सी डी लोकेशन इसकी देखें, ये हमारे पास होगी C1 y1 प्लस C2 y2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी है वो हमने लिख ली यहाँ पे। C1 की वैल्यू ये पूरी हमारे पास C1 की वैल्यू है। उसके बाद सॉरी, C1 एंड Y1 की वैल्यू है, C1 एंड Y1 आ गया ये वाला, और ये आ गया C1 हमारे पास आ गया ये वाला। ठीक है, C1 Y1 ये आ गया हमारे पास, C2 ये आ गया Y2 आ गया ये वाला। ठीक है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, C1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी जो पीछे निकाली थी, Y1 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी जो Y1 पीछे हमने देखा था, C2 की वैल्यू ये लिख ली और यहाँ पे Y2 की वैल्यू ये लिख ली। उसके बाद डिवाइडेड बाय C1 और C2 की वैल्यू हमने लिखी। तो ये जब सॉल्व किया हमने तो इसकी पूरे की वैल्यू आ गई हमारे पास y बार, और ये किस कहाँ पे एक्ट करेगी, ये जो वाली जो फोर्स होगी ये एक्ट करेगी हमारे पास 0.42 XU पे। दैट मीन्स हमारे पास इसमें जो y बार होगा, y बार 0.42 XU। तो ये भी इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ये हमने रिमेंबर कर लेनी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है, इसको हमने रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर हमारे पास therefore lower arm distance between the centroid of the compressive force to the centroid of the tensile force Z is given by, तो Z हमारे पास क्या है, lower arm equal to D minus Y bar, lower arm equal to D minus Y bar। तो हम ये डायग्राम पहले बनाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे। ये हमारे पास हमने स्ट्रेस डायग्राम बनाई थी, कुछ इस तरीके की बन रही थी स्ट्रेस डायग्राम, ये कुछ इस तरीके की बन रही थी। यहाँ पे हमारे पास फोर्स लग रही थी 0.87 एफ ऑफ वाई, और ये हमारे पास 0.45 एफ ऑफ सी के स्ट्रेस थी। यहाँ पे हमारे पास एक कंप्रेसिव फोर्स लग रही थी 0. सॉरी, ये हमने रिमेंबर कर लेना, कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू बी।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, ये हमने रिमेंबर कर लेनी है, ये हमें याद होनी चाहिए बाद में। कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास कितनी लग रही है, कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफसी के एक्सयू इंटू बी, ठीक है। और ये हमारे पास कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है, टॉप से 0.42 एक्सयू डिस्टेंस पे, 0.42 एक्सयू डिस्टेंस पे ये हमारे पास एक्ट कर रही है कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस कितना, तो ये वाला डिस्टेंस होगा हमारे पास d माइनस 0.42 एक्सयू। ये क्यों होगा इतना डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो d है, तो d में से अगर ये वाला माइनस कर देंगे हम तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो यही डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेवर आर्म है, z इक्वल टू लेवर आर्म। तो यही वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेवर आर्म डिस्टेंस, ठीक है। हम बोल सकते हैं लेवर आर्म इक्वल टू लेवर आर्म इक्वल टू z इक्वल टू d माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, ठीक है। तो ये अगर हमें कोई बोलेगा लेवर आर्म निकालने के लिए तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जेड से नोट किया है लेवर आर्म को। तो ये हमारे पास है स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर अगर हम बात करें टोटल कंप्रेसिव फोर्स की, तो जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास होगी, कंप्रेसिव फोर्स 1 प्लस कंप्रेसिव फोर्स 2। तो कंप्रेसिव फोर्स 1 की कंप्रेसिव फोर्स कितनी आई हमारे पास, ये वाली आ गई। और कंप्रेसिव फोर्स 2 की कितनी आ गई, ये वाली आ गई। और टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास कितनी होगी, 0.36 एफसी के एक्सयू इंटू बी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला, ये आपको रिमेंबर कर लेना है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास कितनी होगी, 0.36 एफसी के इंटू एक्सयू इंटू बी, ये आपको रिमेंबर कर लेना। ये हर एक क्वेश्चन में हमारे पास ये वाली वैल्यू यूज होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी फोर्थ फिफ्थ एजम्पशंस हैं, ये सारे एजम्पशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.